हेलो दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा देश जिसकी 10% पॉपुलेशन वर्ल्ड वॉर 2 में खत्म हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर, फूड सप्लाई चेन वॉर में डिस्ट्रॉय हो गई, जिससे फूड शॉर्टेज से लोगों की जान जाने लगी। 1945 से लेकर 1948 तक 2.5 मिलियन सिविलियंस की जान सिर्फ फूड शॉर्टेज से हो गई। देश में हाइपर इन्फ्लेशन फैला हुआ है, इकोनॉमी का बद से बदतर हाल है। इस देश में 50% फूड और कमोडिटीज ब्लैक में बेची और खरीदी जा रही हैं। जी, आपका गेस सही है, यह देश जर्मनी है। जर्मनी ने कैसे इस भीषण युद्ध के बाद अपने हालातों को सही किया और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी बना, चलिए आज समझते हैं इस वीडियो में। Germany's global economic rank will improve this year. Its GDP will overtake that of Japan. That sounds like good news. Latest report. The IMF says Germany's economy is becoming the world's third largest this year. That it will overtake Japan and take a place below the US and China. वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद जर्मनी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी को यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस कंट्रोल करते थे और ईस्ट जर्मनी के ऊपर सोवियत यूनियन ने कंट्रोल ले रखा था। जर्मनी फिर से पावर गेन करके किसी दूसरी कंट्री पे इन फ्यूचर अटैक न कर दे, इसीलिए अलाइड कंट्री ने जर्मनी को अपने बीच में डिवाइड कर दिया था। जर्मनी के डिवीजन के बाद यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉर्ज मार्शल ने 1947 में मार्शल प्लान को इंट्रोड्यूस किया था, या इसे हम यूरोपियन रिकवरी प्लान भी बोल सकते हैं। इस प्लान के अंदर जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज को वॉर में कैजुअलिटी, इकोनॉमिक कोलैप्स या इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुए थे, इन सबके इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी को वापस रिबिल्ड करने के लिए यह प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था। 1948 से लेकर 1952 तक यूएसए ने $13.3 बिलियन यूरोपियन कंट्रीज को प्रोवाइड किए थे, ताकि वो अपनी कंट्री को दोबारा रिबिल्ड कर सके और देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सके। इसे अगर आज के डेट में इन्फ्लेशन ऐड करके कैलकुलेट करेंगे तो आज के समय ह्यूमंस द्वारा बनाया गया सबसे एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट ISS, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, के कॉस्ट 150 बिलियन से भी $13 बिलियन ज्यादा है, जो टोटल 173 बिलियन USD है। वेस्ट जर्मनी को इसमें से $15 बिलियन मिले थे, जो कि बहुत ही क्रूशियल था डेवलपमेंट और रिकवरी के लिए। ईस्ट जर्मनी, जो कि सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था, उनके डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन के वजह से मार्शल प्लान को रिजेक्ट करना पड़ा और ईस्ट जर्मनी इस प्लान से बेनिफिट्स नहीं ले पाई। हाइपर इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी की वजह से जर्मन करेंसी, जो कि उस समय राइक्समार्क थी, उसने अपनी वैल्यू पूरी तरह खो दी थी। आप इसे इस चीज से समझ सकते हैं, दिसंबर 1923 में एक पैकेट ब्रेड की कीमत 200 बिलियन मार्क्स तक पहुंच गई थी। जी, आपने सही सुना, 200 बिलियन मार्क्स। इसलिए 20 जून 1948 को वेस्ट जर्मनी ने अपनी करेंसी को चेंज करके डॉइचे मार्क्स कर दिया था और कुछ ही दिन बाद ईस्ट जर्मनी ने भी अपनी करेंसी को चेंज करके ईस्ट जर्मन मार्क्स कर लिया था। एंड गेस व्हाट, ये डिसीजन जर्मनी की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था और इस करेंसी रिफॉर्म की वजह से जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन पूरी तरह खत्म हो गई और देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई। इस डिसीजन के बाद जर्मन इंडस्ट्री में भी इम्पैक्टफुल राइज देखने को मिला और जो ब्लैक मार्केट मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, वो इस करेंसी रिफॉर्म के बाद पूरी तरह खत्म हो गई। किसी भी देश के डेवलपमेंट और इकोनॉमी के लिए स्किल्ड लेबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वॉर के बाद जर्मनी गवर्नमेंट को जिस जॉब्स की नीड थी, एक रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उन्होंने उस जॉब्स की ट्रेनिंग अपने सिविलियंस को आने वाले 1 से 2 सालों में देना स्टार्ट कर दिया और जो सिविलियंस फुल टाइम पर जॉब्स नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट ने उनके लिए पार्ट टाइम जॉब क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। आज आप अपने दिमाग में जो भी लग्जरीज कार सोचते हैं, जैसे बेंटली, पोर्श एटसेट्रा, ये सारी कंपनी जर्मन कंपनी फोक्सवैगन द्वारा ओन की जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले से ही जर्मनी अपने ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के लिए जानी जाती थी। या आप जर्मन से किसी भी टेक्नोलॉजी कंपनी को देखते हैं, जैसे सीमेंस या बोश, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस बनाते हैं, इन सब ने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था जर्मनी इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने में। उस समय से लेकर आज तक जर्मन प्रोडक्ट्स अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। अगर हम टाइम में आगे चले तो 1957 में वेस्ट जर्मनी ने एज ए फाउंडिंग मेंबर EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ज्वाइन कर लिया, जो आगे चल के 21st सेंचुरी में यूरोपियन यूनियन में कन्वर्ट हो गया। जर्मन कंपनी अपने गुड्स और सर्विस को थ्रू आउट यूरोप एक्सपोर्ट करने लगे बिना किसी ट्रेड बैरियर के। यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने के बाद वेस्ट जर्मनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिली, जो कि बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है जर्मनी के एक्सपोर्ट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। वेस्ट जर्मनी एक कैपिटलिस्ट कंट्री थी विद सोशल मार्केट इकोनॉमी। इसका मतलब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज कीजिए एक आदमी A है और एक आदमी B है। जो A आदमी है वो ज्यादा मेहनत करता है, उसके अंदर स्किल है और वो अपने कस्टमर को वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइड करता है, और जो B आदमी है उसके अंदर स्किल सेट कम है और वो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, तो इस केस में A आदमी B आदमी से ज्यादा पैसा कमाएगा। मैं कैपिटलिज्म पर जल्द ही नया वीडियो लाऊंगा, हम लोग उसमें इसको डिटेल से समझेंगे। कैपिटलिज्म की वजह से ज्यादा प्राइवेट कंपनी सेटअप की गई वेस्ट जर्मनी में,
प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, जिससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ गई और अगर बिजनेस को मार्केट में सर्वाइव करना था तो उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट करना पड़ता, जो कि एक हेल्दी कंपटीशन का पार्ट होता है। दूसरी जगह अगर हम ईस्ट जर्मनी की बात करें तो वो उस समय कम्युनिस्ट नेशन हुआ करती थी। वहाँ की जितनी भी मेजर इंडस्ट्री और बिजनेसेस थी वो गवर्नमेंट द्वारा ओन किए जाते थे, जिसके वजह से देश में इनोवेशन की कमी हो गई और कुछ ही साल बाद वेस्ट जर्मनी के इकोनॉमी में बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिला अगर हम इसे ईस्ट जर्मनी से कंपेयर करें तो। ईस्ट जर्मनी के स्किल्ड प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर जो कि कंट्री के इकोनॉमी में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, वो वेस्ट जर्मनी की तरफ माइग्रेट करने लगे नए अपॉर्चुनिटीज के लिए। एंड वेस्ट जर्मनी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ईस्ट जर्मनी से बहुत ही ज्यादा हाई था। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था माइग्रेशन के लिए। मास माइग्रेशन से बचने के लिए ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट ने 1961 में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में एक वॉल बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिसे हम बर्लिन वॉल के नाम से जानते हैं। 12 जून 1987 को रोनाल्ड रीगन, जो कि 40th यूएस प्रेसिडेंट रह चुके थे, उन्होंने वेस्ट बर्लिन में एक ऐतिहासिक स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने सोवियत यूनियन लीडर मिखाइल गोर्बाचेव को एड्रेस करके कहा था बर्लिन वॉल को डेमोलिश कर दिया जाए और जर्मनी को वन नेशन बना दिया जाए। If you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. और फाइनली 3 अक्टूबर 1990 को बर्लिन वॉल को डेमोलिश कर दिया गया और वेस्ट और ईस्ट जर्मनी एक यूनिफाइड नेशन बन गई और जो टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटेजीज वेस्ट जर्मनी में यूज हो गई थी वो पूरे जर्मनी में यूज होने लगी।